हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के अंदर अपना चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम लोग इस चैप्टर में कवर अप कर चुके हैं। एंड आई होप कि अब तक जितनी भी क्लासेस, जितने भी लेक्चर्स आप लोगों ने अटेंड किए हैं, वो सारे लेक्चर्स आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। सभी चीज़ों के जो नोट्स हैं आप लोगों ने अपने प्रिपेयर कर लिए होंगे। आपकी डिटेल नोटबुक और आपकी समरी नोटबुक ऑलरेडी आपकी कंप्लीट होगी। कि कुछ कुछ बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैम, क्या जो क्वेश्चन सीरीज़ आपने कराई थी अभी लास्ट टाइम पे, हमें उस क्वेश्चन सीरीज़ को कहाँ करना चाहिए? तो बेटा, जो आपकी समरी नोटबुक है, अपनी समरी नोटबुक के बैक साइड से आप अपनी क्वेश्चन सीरीज़ कर सकते हैं। कि जितने भी आप यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज़ अटेंड करेंगे हर चैप्टर के अंदर, तो उसे आप अपने जो आपकी समरी नोटबुक है उसके लास्ट में आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 5 फ्यॉल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट किए। उससे पहले के 5 हमने उससे पहले वाली क्लास में कंप्लीट किया था। तो फिलहाल मैं आपको एक रिकैप दे देती हूँ प्रीवियस क्लास का, जहाँ पर हमने पढ़ना स्टार्ट किया था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट से। तो बेटा, इस वाले प्रिंसिपल में हमने ये पढ़ा कि जब भी कभी कंपनी के अंदर हमें एक डिसीजन लेना है और 2 लोग हैं हमारे सामने, आप कह सकते हो कि 2 पार्टीज हैं, जिसमें एक तरफ कोई एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय है और वहीं पर दूसरी तरफ पूरी कंपनी खड़ी हुई है या कंपनी के बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, और हमें यहाँ पर देखना है कि किसका साथ देना है। तो प्रायोरिटी हमेशा जनरल इंटरेस्ट को दी जाती है, क्योंकि एक की वजह से बहुत सारे लोगों का सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता। तो ये प्रिंसिपल यही कहलाता है कि जनरल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जाती है ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, क्योंकि उसकी पोजीशन कैसी हो जाती है? सबऑर्डिनेट पोजीशन। ठीक है, तो डिटेल में हम लोगों ने इसको लास्ट क्लास में कवर अप कर लिया था। देन हम लोगों ने पढ़ा था रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का प्रिंसिपल, कि जो भी आप रेम्यूनरेशन पे करते हो एम्प्लॉयज़ को, वो जस्ट और इक्विटेबल होनी चाहिए। जस्ट का मतलब है एटलीस्ट इतनी हो कि वो आपके वर्कर का रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके। इक्विटेबल से हम लोग ये कह रहे थे कि एटलीस्ट ये ऐसा होना चाहिए जो कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के अंदर भी आता हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट कवर अप किया यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पर सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टॉप लेवल के हाथों में है, या हायर अथॉरिटीज जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, उनके हाथों में है। बट डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर उसी अथॉरिटी को हम डिस्पर्स कर देते हैं अमंग द लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने कवर अप किया अपना स्केलर चेन का प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट होता है, जो ये बताता है कि किसी भी कंपनी में काम करते टाइम चेन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, चेन ऑफ कमांड क्या है, यानी कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या आप कह सकते हो कि बातचीत करने का जरिया क्या है, वो स्केलर चेन हमें बताती है। ठीक है, जिसके अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था गैंग प्लैंक, जो एक शॉर्टेस्ट रूट है कि वैसे तो आपको फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करनी है, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी आप गैंग प्लैंक का यूज कर सकते हैं, इन विच 2 people एट द सेम लेवल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर डायरेक्टली। ठीक है, तो 2 लोग आपस में डायरेक्टली बात कर सकते हैं, बट वो दोनों सेम लेवल पर होने चाहिए। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, जिसके अंदर ये बात समझाई गई कि ऑर्डर से मतलब यहाँ पर अरेंजमेंट से है, कि 2 चीज़ों को आपको यहाँ पे अरेंजमेंट करना है, द अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज एंड द अरेंजमेंट ऑफ योर योर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो फिजिकल रिसोर्सेज मतलब आपका मटेरियल, कि जब आप अपने यहाँ पर जितना भी सामान है उसकी एक जगह को फिक्स कर देते हो तो वो आपका मटेरियल ऑर्डर होता है, बट वहीं पे आप अपने यहाँ पर काम करने वाले लोगों की जब जगह को फिक्स कर देते हो तो उसको सोशल ऑर्डर कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो सभी लोग सभी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर हों, उसको बताता है हमारा ऑर्डर वाला प्रिंसिपल। तो यहाँ तक तो हमने लास्ट क्लास में कवर अप किया। तो बेटा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक और प्रिंसिपल, और ये जो लास्ट के चारों ही प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्हीं प्रिंसिपल से केस स्टडी या डायरेक्टली भी ये प्रिंसिपल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सो द प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। बेटा, इक्विटी से हमारा मतलब क्या होता है? ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसका मतलब हम लोग जज ना कर सकते हो। इक्विटी से मतलब क्या होता है? जब भी हम वर्ड सुनते हैं इक्विटी, तो इक्विटी इक्वालिटी को शो करता है ना,
इक्विटी किसको शो करता है? इक्वालिटी को। तो यहाँ पर इक्वालिटी से आपका मतलब क्या है? जैसे कि कहते हैं ना कि माँ बाप के लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं, कि अगर किसी पेरेंट के 2 बच्चे हैं तो बच्चों को लगता है कि नहीं छोटे वाले को ज़्यादा प्यार किया जा रहा है, या फिर लगता है कि छोटे वाले को लगता है कि बड़े वाले को ज़्यादा प्यार किया जा रहा है, तो बच्चे डिमांड करते हैं ना कि हमें इक्वालिटी चाहिए, हमारे साथ सेम व्यवहार करो, आप बड़े वाले को ज़्यादा फेवर करते हो, या बड़े वाला कहेगा आप छोटे वाले को ज़्यादा फेवर करते हो, वो आपका लाडला है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये सब चीज़ें अराइज होती है कि जब कोई मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट से बातचीत करता है या किसी भी तरीके के बिहेवियर हो रहा है उनके साथ, तो उनको भी ये चाहिए कि हमारा जो सुपीरियर है वो हम सभी लोगों के साथ सेम रहे। मतलब उसका जो बिहेवियर है वो बिहेवियर कैसा हो, वो जस्ट हो, काइंडलीनेस बिहेवियर आपको अपने वर्कर्स के साथ इस्तेमाल करना है। अब इसके लिए पहले एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इस वाले प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहते हैं कि सपोज करो 2 वर्कर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एक का नाम है राजू, ठीक है, और एक का नाम है श्याम। ये 2 वर्कर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, दोनों ही मिडिल लेवल पे हैं, दोनों ही मिडिल लेवल पे हैं। और मिडिल लेवल में कौन से डिपार्टमेंट में है? दोनों परचेज डिपार्टमेंट में है, ठीक है भाई। दोनों की पोजीशन मैंने आपको बता दी कि एक तो दोनों मिडिल लेवल पे काम करते हैं, दोनों परचेज डिपार्टमेंट में है, दोनों का जो जॉब रोल है, दोनों का जो जॉब रोल है वो सेम है, यानी कि जितना काम राजू को करना होता है उतना ही काम शामू को करना होता है। अब इनका जो परचेज मैनेजर है, ठीक है, इनका जो परचेज मैनेजर है वो क्या करता है? अच्छा, परचेज मैनेजर का नाम क्या है? परचेज मैनेजर का नाम है बाबूराव, ठीक है। अब बाबूराव इनका परचेज मैनेजर है, ये दोनों परचेज डिपार्टमेंट में उसकी टीम में है, उसके अंडर काम करते हैं, दोनों का जॉब रोल सेम है। बट क्या होता है कि जब भी शाम से गलती होती है, कोई गलती शाम से हो रही है, तो वो शाम को बहुत डांटता है, वो बहुत ज्यादा उसकी इंसल्ट कर देता है सबके सामने, और कई बार उसको पनिशमेंट भी दे देता है। बट जब भी राजू गलती करता है तो वो राजू को कुछ नहीं कहता, राजू बस आता है, उसके सामने सॉरी बोलता है और चला जाता है, और बाबूराव उसको सॉरी सुन के उसको माफ भी कर देता है। बट अगर वही गलती शाम से हो जाए तो वो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ता, बिना पनिशमेंट के तो वो उसको छोड़ता ही नहीं है, ऊपर से उसको सुनाता और अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो राजू है ना, राजू बाबूराव के गांव से बिलोंग करता है, ठीक है, वो उसके गांव वाला ही है, मतलब जिस गांव से बाबूराव है उसी गांव से राजू भी है। तो उनके बीच में बहुत ही अच्छी एक फ्रेंडशिप टाइप भी है, एक अच्छी खासी उनके बीच में बॉन्डिंग सेटअप हुई हुई है। बट आप एक बात बताइए, ये उनका एक पर्सनल रिलेशनशिप है, इस पर्सनल रिलेशनशिप को क्या ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आया जा सकता है? क्या किसी भी बेसिस पर किसी भी एम्प्लॉय के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना क्या सही है? आप बताइए, क्या ये बात आपको सही लग रही है? क्या इसमें आपको इक्वालिटी नजर आ रही है? तो बेटा, इक्वालिटी या इक्विटी का प्रिंसिपल यही कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के साथ, सभी के साथ एक जैसा ही बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गई बिहेवियर वाली बात। अब इसी के लिए एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेकर चलते हैं। अगर आप चाहें तो इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगले एग्जाम्पल, ये आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, एक और एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर एक एम्प्लॉय काम करती है करीना, ठीक है, वहीं पर यहाँ पर एक दूसरा एम्प्लॉय है जिसका नाम है कार्तिक, ठीक। और इनका जो सुपीरियर है, ये दोनों सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है बेटा, ये दोनों सबऑर्डिनेट हैं। अब ये दोनों काम करते हैं बेटा कौन से डिपार्टमेंट में? ये दोनों ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक। दोनों कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इनको हायर करने के लिए एक एचआर मैनेजर था ऑर्गेनाइजेशन में, इनको हायर करने के लिए एक एचआर मैनेजर था ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका नाम है बंटी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही करीना और कार्तिक, उनको 2 ही एम्प्लॉय रखने थे, दोनों को हायर करना था, क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 2 लोगों की जगह खाली थी, उसको फिल करना था। अब सबसे पहले क्या हुआ कि कार्तिक और करीना दोनों का इंटरव्यू सेम टाइम पे हुआ, दोनों एक ही टाइम पे इंटरव्यू देने के लिए आए थे, दोनों का इंटरव्यू लिया गया। बट बंटी जी
करीना को देखकर थोड़े से प्रभावित हो गए, ठीक है, उनकी तरफ आकर्षित हो गए। दोनों का जॉब रोल बिल्कुल सेम था, दोनों को सेम आवर्स ही काम करना, यानी कि काम करने का समय भी सेम है, जो काम करना है वो भी सेम है। लेकिन जस्ट बिकॉज बंटी जी थोड़े से ज्यादा आकर्षित है करीना जी की तरफ, तो जब इन लोगों की पे डिसाइड करी गई, तो पे डिसाइड करते टाइम उन्होंने करीना को तो हायर किया 30,000 पर मंथ के हिसाब से, बट वहीं पे उन्होंने कार्तिक को हायर किया 22,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। अब आप बताइए, दोनों का वर्क सेम है, दोनों की पोजीशन सेम है, तो क्यों दोनों के बीच में पार्शियलिटी की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ पे? क्या यहाँ पे आपको इक्वालिटी दिखी? क्या यहाँ पर आपको इक्विटी दिख रही है? तो ये भी हमारे इक्विटी प्रिंसिपल का वायलेशन है। तो इक्विटी प्रिंसिपल बिल्कुल ये बात कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी एम्प्लॉय के बीच में ऐसे पे को लेकर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि कोई अगर आपका रिलेटिव है या आपको कोई पसंद है, उसके बेसिस पर आप उसके साथ, एक के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो, आप एक को ज्यादा पे दे रहे हो, दूसरों को पे कम दे रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हम आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। अब आपको यहाँ पे ये जो पॉइंट है अच्छे से समझ आएगा। दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइज काइंडलीनेस एंड जस्टिस। यहाँ पे काइंडलीनेस होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए हर एम्प्लॉय के साथ, और जो बिहेवियर है मैनेजर का वर्कर्स के टुवर्ड्स वो ऐसा ही होना चाहिए। ठीक, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। बेटा डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव। ठीक है, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, नेशनैलिटी। चाहे कोई मेल हो, फीमेल हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, कोई भी लैंग्वेज वो बोलता हो, कोई भी नेशनैलिटी का हो, यानी कि किसी भी कंट्री को बिलोंग करता हो, आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ नहीं करेंगे। एंड दिस विल एंश्योर द लॉयल्टी एंड डिवोशन। और अगर आप इतने अच्छे से रखेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को, तो बेटा वो लॉयल्टी के साथ आपके यहाँ पे काम करेंगे, फुल डिवोशन के साथ आपके यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, सो एग्जाम्पल के अंदर हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे कि एमएनसीज के अंदर बहुत सारे अलग अलग नेशनैलिटी के जो लोग हैं वो एक साथ काम करते हैं। कैसे एनवायरनमेंट में? डिस्क्रिमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट में वो लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया यहाँ तक? चले हम लोग आगे, चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स की तरफ कि अगर आप इक्विटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हो तो क्या फायदा होता है। बेटा एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड होते हैं, मोटिवेट होते हैं, उनका मोरल इंक्रीज होता है, मतलब वो फुल डिवोशन के साथ, अपने फुल पोटेंशियल के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं। बट इफेक्ट ऑफ वायलेशन क्या हो जाएगा? नहीं फॉलो करोगे तो डिससेटिस्फाइड रहेंगे, अपोजिट हो जाएगा, टर्नओवर आपकी जो है वो कम हो जाएगी। टर्नओवर किस चीज की बेटा? यहाँ पे एम्प्लॉयज की टर्नओवर। जब उन्हें लगेगा उनके साथ सही नहीं हो रहा है, उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा, तो वो क्या करेंगे? वो छोड़कर जाना शुरू करेंगे कंपनी को। अनहेल्दी रिलेशनशिप रहेंगे सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में, उसके मन में रहेगा ना कि यार मैं भी तो वही काम कर रहा हूँ जो काम वो कर रही है, वो ऐसा क्या एक्स्ट्रा काम करके दिखा रही है जिसके लिए उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और मुझे कम पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो अनहेल्दी रिलेशनशिप्स बिल्डअप हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अब स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब क्या होता है? अब स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब, चलो थोड़ा एक पहले घर वाला एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल मैं दूंगी। अब देखो हमारे यहाँ पर एक बच्चा है, ठीक है, आकाश। ठीक है, एक बच्चा है आकाश जिसकी नई नई शादी होती है। ठीक है, नई नई शादी होती है और उसकी बहू आती है। ठीक, उसकी बहू आती है और जैसे उसकी बहू आती है तो आकाश की जो मम्मी है, आकाश की जो मम्मी है, अब वो क्या चाहती हैं? आकाश की मम्मी चाहती हैं कि बहू आते ही सुपर वुमन बन जाए और सारा जो कि बिजनेस है, सॉरी बिजनेस नहीं, सारा जो कि घर बार का काम है वो सब कुछ सीख जाए। और वो सोच रही है कि 15 दिन के अंदर अंदर ही वो सब कुछ सीख जाए और तुम्हारा ये जो बेटा है जो थोड़ा सा नालायक है ये उसको सुधार दे। अब आप मुझे एक बात बताओ कि वो बेचारी अभी अभी आई है, नई नई है वो आपके घर में, आप सोच रहे हो कि 15 दिन के अंदर अंदर ये इतने सालों से जो आपने सब कुछ बिगाड़ रखा है, जो सब कुछ खराब कर रखा है, वो उसको संवार दे, वो स्वर्ग बना दे उसको? इज दिस पॉसिबल? अभी तो वो पहले आई है, सोचेगी, समझेगी, तुम्हें देखेगी, तुम्हें समझेगी, तुम उसे समझोगे, वो तुम्हें समझेगी, तो उसको सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो उस चीज के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करेगी। तो आप
आपने ये डिसाइड कर लिया 15 दिन के अंदर अंदर आपने देखा कि ये तो बहू तो किसी काम की नहीं है, तो कुछ करती नहीं है, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ना इसे मिर्च मसालों का पता, ना इसे घर गृहस्थी का पता। ऐसा करो आकाश, सेकंड चांस लो, एक दूसरी लेकर आओ, अब ये तो नहीं चलेगी, यहाँ पे निकालो इसे। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? 15 दिन के अंदर अंदर ही आपने ये डिसीजन ले लिया कि ये तो बेकार बहू है, अब तो दूसरी आएगी। ऐसे तो मुझे लगता है कि ऐसे सोचने लग गए सब, तो बस गए सबके घर। गलत है ना? आप जब किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई रिजल्ट, तो बेटा एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ आपको उसको एक टाइम पीरियड भी तो देना चाहिए कि वो आपको जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस है उसको पूरा करने के लिए उसके ऊपर वर्क कर सके। तो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है। आप यही समझो कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक नया एम्प्लॉय आता है ना, वो नया एम्प्लॉय एक बहू की तरह ही होता है कि भैया वो नई नई ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हुआ है, पहले वो ऑर्गेनाइजेशन को समझेगा, ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके को समझेगा, ढलेगा उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो धीरे धीरे वो काम करना सीखेगा। सीखने के बाद भी उसको एक मिनिमम टाइम पीरियड चाहिए अपनी परफॉर्मेंस को शो करने के लिए। तो बेटा नेक्स्ट प्रिंसिपल इसी चीज के ऊपर है हमारा कि जब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक एम्प्लॉय है, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक एम्प्लॉय एंटर करता है, तो उस एम्प्लॉय को आप एक रीजनेबल टाइम पीरियड शो करो। क्या दो बेटा? रीजनेबल टाइम पीरियड दो, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो आपको रिजल्ट शो कर सके, परफॉर्मेंस दे सके। आप उससे ऐसे ही एक्सपेक्ट मत करो कि वो आए और आते ही आपकी कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाए। आपने सुना होगा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जब किसी भी एम्प्लॉय को रखा जाता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि हम आपको 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं। तो 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे रखने का मतलब क्या है कि हम आपको 3 महीने का समय दे रहे हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस शो करो। अगर 3 महीने के अंदर अंदर आपने अपनी परफॉर्मेंस शो नहीं करी, तो वो कंपनी आपको डिमोट कर सकती है, हो सकता है वो कंपनी आपको निकाल दे या आपका कहीं ट्रांसफर कर दे। तो आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा, जिसको इवैल्यूएशन के लिए आपको एक टाइम पीरियड दिया गया 3 मंथ्स। तो बेटा ये डिपेंड करता है कि आपको वो क्या परफॉर्मेंस आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो टाइम पीरियड होना चाहिए। अगर वो परफॉर्मेंस जो वो चाह रहे हैं आपसे, अगर वो 3 महीने के अंदर शो की जा सकती है तो ठीक है, नहीं की जा सकती तो वो टाइम पीरियड और बढ़ना चाहिए। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल तक के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि हम आपको 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बनाकर दे रहे हैं, 1 ईयर है आपके पास खुद को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, और उसी के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि आप उस कंपनी में टिकोगे या नहीं टिकोगे। तो बेटा यही प्रिंसिपल है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्थिरता। हिंदी में बोलूं तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? स्थिरता। ऑफ पर्सनल, टिका हुआ होना। कब तक टिकेगा? एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक एम्प्लॉय कब तक रहेगा, ठीक है, वो कहलाएगा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, कि कितना स्टेबल है, उसकी जॉब कितनी स्टेबल है, बेसिकली वो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल है। तो फ्योल साहब जी ने इसके बारे में क्या समझाया? वो कहते हैं कि लेबर टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड टू ऑब्टेन द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। कि भाई लेबर अगर बार बार आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाती रहेगी ना, तो इसका नुकसान उस लेबर को तो चलो है ही, उस बेचारे की जॉब जा रही है, अरे आपको भी तो है। तुम्हारी आज लेबर छोड़कर चली गई, अब तुम्हें दूसरी लेबर लेकर आनी पड़ेगी। अब जब तक वो लेबर नहीं आएगी तब तक उसके डिपार्टमेंट का काम रुक गया ना भाई। जब तक दूसरी लेबर नहीं आएगी तब तक वहां पे प्रोडक्शन रुक गया, और नई लेबर जो आएगी वो फिर से उस काम को सीखेगी, वो थोड़ा टाइम देगी सेटल डाउन होने में। तो आपको क्या लगता है कि जब कोई आपको छोड़कर जाता है तो नुकसान सिर्फ उसका है जो छोड़कर जा रहा है? नहीं बेटा, इम्पैक्ट तुम्हारे ऊपर भी पड़ रहा है इस चीज का, तुम्हारे दिल पर भी इसका असर पड़ेगा जब कोई तुम्हें छोड़कर जाएगा। तो नुकसान दोनों का है, इसलिए समझदारी किसमें है? बातचीत कर लो, है ना। तो फ्योल साहब यही कहते हैं कि जब लेबर टर्नओवर होती है ना, तो लेबर टर्नओवर की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो अफेक्ट होती है, तो उसको मिनिमाइज करो। कैसे? पर्सनल शुड हैव द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। बेटा टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड, आप चाहे तो इसकी जगह पे लिख सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं काम करने वाले, पर्सनल का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज, कि जो भी काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स्ड होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। दे शुड गिवन द रीजनेबल टाइम टू शो द रिजल्ट। आप उनको एक रीजनेबल टाइम दो, मतलब जो भी आपकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस है उसके अकॉर्डिंग जो भी टाइम पीरियड हो सकता है, 1 साल है, 3 साल है, 6 महीने है, 4 महीने है, जो भी आपको लगता है वो एक रीजनेबल टाइम पीरियड आप उनको दो। ठीक है, सो इट विल सेव, इससे तुम्हें ही फायदा होगा क्या? कि तुम्हारी फर्दर रिक्रूटमेंट
जो कॉस्ट है कि भाई तुम दोबारा एडवर्टाइजमेंट दोगे, पूरा फिर इंटरव्यू लोगे, रिटन टेस्ट लोगे, तो तुम्हारा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, इन सभी की जो कॉस्ट है वो बच जाएगी। तो अगर अपना भी फायदा चाहते हो तो भैया एम्प्लॉय को काम करने दो, पहले उसको स्टेबल होने दो, उसके बाद डिसीजन लो। ठीक है, समझ आया? चलो अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। क्या है कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो बेटा एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, कॉस्ट बचेगी आपकी, कोई वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि जो बंदा सीख जाएगा काम करना तो फिर वो वेस्टेज नहीं करेगा। ठीक है, बट नहीं फॉलो करते हो तो वेस्टेज होगी। क्यों? क्योंकि आपको बार बार नई नई जॉब्स उनको सिखानी पड़ेंगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो आपका टाइम और मनी दोनों जाएगा। आपकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी, आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह दोगे तो उसमें भी आपका पैसा लगेगा। फ्रस्ट्रेशन और डिससेटिस्फेक्शन हो जाती है एम्प्लॉयज के बीच में कि यार क्या है, हम अभी अभी आए हैं, अभी अभी इनको लगता है कि हम सब कुछ कर जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो फ्रस्ट्रेटेड माइंड से काम करना शुरू कर देगा, जिसका इम्पैक्ट फिर से उसकी प्रोडक्टिविटी पे पड़ेगा। ठीक है बेटा, आया समझ में? चलो आगे चलें हम लोग। इनिशिएटिव, ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। इनिशिएटिव प्रिंसिपल क्या सिखाता है बेटा? इनिशिएटिव प्रिंसिपल, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव निकला है इनिशिएट से। इनिशिएट मतलब कुछ आगे बढ़कर काम करना, किसी चीज को स्टार्ट करना। इनिशिएटिव मतलब कुछ स्टार्ट करना, किसी चीज में आगे बढ़कर आना। तो इनिशिएटिव प्रिंसिपल ये कहता है कि एक चीज समझो पहले एग्जाम्पल के थ्रू, जरा एक थोड़ा सा नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आएंगे आपके कौन से वाले एग्जाम्पल की तरफ? बुक वाले एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, सपोज करो कि आप एक रेड लाइट पे खड़े हुए थे। ठीक है, आपका नाम है ए, आप एक रेड लाइट पे खड़े हुए थे, आपने देखा कि कोई एक बुजुर्ग पर्सन, ठीक है, एक ओल्ड मैन वहां से रेड लाइट को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है? उस रेड लाइट को क्रॉस कर रहा है, और उस रेड लाइट पे जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा, और वो थोड़ा सा घबरा रहे हैं उस क्रॉसिंग, उस रेड लाइट को क्रॉस करते हुए। अब यहाँ पे आपके साथ साथ 2-3 बच्चे और खड़े हुए हैं, या 2-3 लोग और खड़े हुए हैं, ABCD। ठीक, अब क्या होता है कि जब भी हम कुछ ऐसा सीन देखते हैं तो हम लोग ना अपने अगल बगल देखना शुरू करते हैं। हमें दिख रहा है कि सामने वाला मुसीबत में है, बट हम लोग इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं कि शायद ये मदद कर देगा, ये मदद कर देगा, ये मदद कर देगा, ये मदद कर देगा। बट इन लोगों में से सी को दिखा कि इनको जरूरत है मदद की, उसने ना इधर देखा ना इधर देखा, वो तुरंत भाग के गया और उन अंकल को उसने रेड लाइट बहुत आराम से क्रॉस करा दी। इतने सारे लोगों ने के अंदर वो इनिशिएटिव नहीं आए, इतने सारे लोग जो हैं वो एनकरेज नहीं हुए कि भाई सामने से दिख रहा है कि किसी को हमारी मदद की जरूरत है, तो वो सामने खड़े हुए हैं आराम से, वो देख रहे हैं कि कोई ना कोई तो चला जाएगा। बट सी ने ना इधर देखा ना इधर देखा, सी ये नहीं सोचा कि कोई जाएगा, वो खुद गया भागकर और उसने उन अंकल की मदद कर दी। तो यहाँ पे बेटा सी ने पता है क्या किया है? सी ने लिया है इनिशिएटिव। सी ने क्या लिया बेटा? इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है अगर हम अपनी बिजनेस लैंग्वेज में बोले तो बेटा इनिशिएटिव का मतलब होता है टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। कि कोई तुम्हें आके कहेगा नहीं, कोई तुम्हें आके कह नहीं रहा है, तुम खुद आगे बढ़कर काम कर रहे हो। टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, कि हमारा जो पहला कदम होता है ना सफलता की तरफ, वो हमें खुद ही आगे बढ़ाना होता है। सफलता कभी भी आपके दरवाजे पे आके दस्तक नहीं देती है, हमें ही उस दरवाजे तक पहुंचना पड़ता है, और उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए बेटा कदम पहला हमें ही आगे बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, सो इनिशिएटिव को उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया कि ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एम्प्लॉयज ऐसे होने चाहिए कि वो ये ना देखे कि बाकी सब क्या कर रहे हैं, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो हमें वो पहला कदम आगे बढ़ाना है अपनी कंपनी के लिए, और सेल्फ मोटिवेटेड होकर, क्योंकि कंपनी का भला तो हमारा भी भला बेसिकली। ठीक है, तो इनिशिएटिव प्रिंसिपल में हमारे फ्योल साहब जी ने यही समझाया हमें कि इट इज अ थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। कि आपने सोचा, थिंकिंग आउट मतलब आपने सोचा, एग्जीक्यूट मतलब आपने परफॉर्म कर दिया। एग्जीक्यूटिंग द प्लान का मतलब क्या है? परफॉर्मिंग द प्लान। ये नहीं कि सिर्फ सोच विचार ही करते जा रहे हो कि करेंगे करेंगे करेंगे, नहीं, सोचा और कर दिया विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी, लेकिन अपनी मर्यादा में रहकर, अपनी हद में रहकर। अब यहाँ पर हद से क्या मतलब है? लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी, कि आपको कुछ अथॉरिटीज दी गई है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस अथॉरिटी में रहते हुए आपको क्या करना है? अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। ठीक, तो अ गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन
whereby the suggestions which result in substantial cost reduction should be rewarded. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये पूरा जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब केस स्टडी आती है तो केस स्टडी में डायरेक्ट ये सब कुछ लिखा होता है और इसी से आप पहचान पाते हैं कि ये इनिशिएटिव प्रिंसिपल का क्वेश्चन है. कैसे कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर कोई एम्प्लॉय आपको सजेशन देता है, दिस इज द की, यह कीवर्ड, कि अगर कोई एम्प्लॉय आपको सजेशन देता है जिसकी वजह से कंपनी में कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है, तो कॉस्ट रिडक्शन की वजह से आपको क्या करना चाहिए, आपको उसको रिवॉर्ड करना चाहिए. ठीक है. अब इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, चलो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं. किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीकू नाम का एक बच्चा था. किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीकू नाम का बच्चा नहीं था, सॉरी एम्प्लॉय था. अब मुझे तुम्हें बार बार बच्चे करके ना मैंने एम्प्लॉय को भी बच्चा ही बना दिया है. किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीकू नाम का एक एम्प्लॉय था और ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट. मतलब इसके आइडियाज इतने माइंड ब्लोइंग होते हैं कि मैं क्या बताऊं. अब उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सुपीरियर है इसका. ठीक है. कौन है? एक सुपीरियर है, वही हमारा बंटी. अब क्या हुआ कि चीकू के माइंड में एक ऐसा मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आया, यानी कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, जिसकी वजह से कॉस्ट सेव हो सकती है हमारी कंपनी की, प्लस हमारी जो प्रोडक्टिविटी की स्पीड है, यानी कि सामान बनाने की जो स्पीड है वो भी क्या हो सकती है, हाई. ठीक है. उसके माइंड में एक ऐसा आइडिया था कि एक टेक्नोलॉजी, एक ट्रिक है जिसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे ना तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और एट द सेम टाइम हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी. तो अपना ये आइडिया लेकर वो बंटी के पास गया कि सर मेरे पास ये आइडिया है, अगर हम इसको अप्लाई करें, मेरा ये सजेशन है, अगर हम इसको अप्लाई करें तो हमारी कंपनी का फायदा हो सकता है. बट बंटी अपने ईगो में था कि भैया मैं तो सुपीरियर हूँ, मैं क्यों इस सबऑर्डिनेट के आइडिया को सुनूं, कल को अगर ये आइडिया सक्सेसफुल हो गया तो इसकी वाहवाही हो जाएगी. तो यहाँ पर बंटी ने उसके उस आइडिया को इग्नोर कर दिया. वो बेचारा कंपनी के फायदे के लिए एक सजेशन लेकर आया, खुद आगे बढ़कर आया, कोई नहीं आ रहा था, वो अकेला आया आपके पास उस आइडिया को लेके कि समझो इस आइडिया को, हमारी कंपनी का फायदा हो सकता है. बट वहां पर उसके आइडिया को इग्नोर कर दिया गया, उसके सजेशन को इग्नोर कर दिया गया. तो ऐसे में वो कंपनी के अंदर जो बंटी है वो क्या कर रहा है, कौन से प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है बेटा, वो इनिशिएटिव प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है. तो फ्योल साहब जी यही समझाते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय आपके पास आता है ऐसा कोई सजेशन लेके, वो इनिशिएटिव दिखा रहा है, तो उसके इस इनिशिएटिव को आपको रिवॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि आपको अपने एम्प्लॉयज के सजेशन को सुनना है. समझ गए बेटा. ये मैं जितने भी वर्ड्स बोल रही हूँ ना, ये वो वर्ड्स हैं जो आपको सच में केस स्टडी को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. ठीक है. तो बहुत ध्यान से सुना करिए और समझा करिए. एग्जाम्पल्स इसीलिए बताती हूँ क्योंकि एग्जाम्पल्स जल्दी रिटेन्ड हो जाते हैं हमारे माइंड में फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक. अब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके, आपको अपनेपन का एहसास होगा. देखो जैसे घर में भी अगर आप कोई अपने मम्मी पापा को सजेशन देते हो और वो आपके उस सजेशन को सुनते हैं तो आपको लगता है ना कि अपना एक फीलिंग आती है ना कि अच्छा यार हम भी तो कुछ है यहाँ पे इस घर में है. और वहीं पे तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बात को सुनते ना हो, डिसीजन लेते हो, तुम्हें इन्वॉल्व भी नहीं करते हो डिसीजन मेकिंग में, तो तुम्हें लगता नहीं है कि यार ये हमें कहाँ से उठा के लाए, हम इन्हीं के बच्चे हैं ना, ये तुम्हारी सुनते ही नहीं है, हमें कुछ समझते ही नहीं है. बट वहीं पे अगर वो जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो कहते हैं कि बच्चों आओ बैठो, तुम भी सुनो, तुम भी बताओ तुम्हारी क्या राय है इस बारे में, तो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें अपनेपन का एहसास होता है, अरे अपने ही मम्मी पापा है ना. तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉयज को सुना जाता है तो एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है. ठीक है. एम्प्लॉयज जो है वो अपने टारगेट फिर टाइम से अचीव करते हैं कि हमारी कंपनी हमें अपना मानती है, तो अगर अपना मानती है तो हमें अपने के लिए काम करना है. बट इफेक्ट ऑफ वायलेशन क्या है, अगर आप नहीं सुनते हो तो एम्प्लॉयज विल नॉट वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी. फिर वो क्या सोचेगा, भाई जितना दाम उतना काम, जितना पैसा मिल रहा है उतना ही काम करेंगे, हम क्यों झंझट में पड़ेंगे. जब इन्हें हमारी सुननी ही नहीं है, जब इन्हें हमारे सजेशंस को बिल्कुल भी यहाँ पर इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना ही नहीं है, हमें कोई रिवॉर्ड ही नहीं मिलने वाला, तो क्यों हम आगे बढ़े. जितना हमें काम मिला हुआ है उतना काम हम करेंगे. तो यहाँ पर फिर वो अपनी एबिलिटी से साथ काम नहीं करते और डिमोटिवेटेड रहते हैं कि ठीक है अब क्या करना है बता के, तो वो इनिशिएटिव नहीं लेंगे. ठीक है बेटा. 13 प्रिंसिपल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब लास्ट प्रिंसिपल एस्पिरिट द कॉर्प्स. अब
ये जो एस्पिरिट डिकॉप्स वाला प्रिंसिपल है बेटा, फियोल जी ने सारे प्रिंसिपल के नाम इंग्लिश में रखे है ना, सारे आपको नाम से समझ में आ रहे होंगे कि हाँ ठीक है इस प्रिंसिपल के अंदर ऐसा कुछ होता होगा, आप गेस कर सकते थे। बट ये जो लास्ट का प्रिंसिपल है उन्होंने कुछ अलग ही दे दिया है ना। सो बेटा एस्पिरिट डिकॉप्स कहीं ना कहीं टीम की बात करता है। यहाँ पर वो कहते हैं कि आप मिल जाओ, आ जाओ, सारे एक साथ आ जाओ और एक टीम बना लो। और टीम बनाने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बात करी है। तो एस्पिरिट डिकॉप्स यूनिटी की बात करता है, एस्पिरिट डिकॉप्स आपका टीम स्पिरिट की बात करता है, म्यूचुअल ट्रस्ट की बात करता है, बिलोंगिंगनेस की बात करता है। कीवर्ड्स यूज किए मैंने, ठीक है। चलो अब पहले मैं इसका आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद हम लोग इसके डिटेल पे आएंगे। कंपनी का एग्जांपल दे देती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या चलो पहले तुम्हारा एक एग्जांपल तुम्हारे स्कूल से। सपोज करिए कि आप स्कूल में 5 बच्चों का एक ग्रुप है, आपके स्कूल में ग्रुप प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। क्या बन रहे हैं बेटा? आपके स्कूल में ग्रुप प्रोजेक्ट बनना है, ठीक है। और उस ग्रुप प्रोजेक्ट में हर एक ग्रुप में 5 स्टूडेंट यहाँ पर डाले गए हैं। आपकी टीचर ने आपको एक प्रोजेक्ट असाइन किया है जिसमें हर एक ग्रुप में 5 बच्चे होंगे, सबको मिलके प्रोजेक्ट बनाना था। सपोज करो कि 10 पेजेस का वो असाइनमेंट है और मैम ने डिवाइड कर दिया कि 10 पेजेस का असाइनमेंट आप 5 बच्चे जो है मिलकर इसको करेंगे, ठीक। तो आप सभी लोगों ने अपनी समझदारी के हिसाब से क्या किया, सभी ने 2-2 पेजेस आपस में बांट लिए कि भाई 2 पेज का काम तू करेगा, 2 का तू करेगा, 2 का तू करेगा, 2 का तू करेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे टाइम दिया गया इस 10 पेजेस पे काम करने के लिए 3 डेज का, कि 3 दिन का समय है, 3 दिन के अंदर अंदर ये असाइनमेंट आपको सबमिट करना है, ठीक। अभी क्या हुआ था कि काम करना इन बच्चों ने शुरू ही किया था, नाम भी दे देते हैं ABCDE। काम करना इन्होंने शुरू ही किया था कि अचानक से डी की तबीयत खराब हो गई, ठीक है। क्या हुआ? डी की तबीयत खराब हो गई और सेकेंड डे पे ही डी की तबीयत खराब हो गई थी, यानी कि 2 ही दिन हुए थे, उसने एक ही पेज लिखा था और उसकी तबीयत खराब हो गई। तो बाकी सब लोगों ने तो अपने 2-2 पेज कंप्लीट कर लिए, लेकिन डी का काम रह गया, डी का अभी भी 1 पेज का काम रह गया है। तो अब यहाँ पर एस्पिरिट डिकॉप्स क्या कहता है कि बेटा अब देखो आपका ये ग्रुप टारगेट था, ठीक है। आपको ये नहीं देखना ग्रुप टारगेट में रह के कि किसका काम है और किसका नहीं, यहाँ पर आपको टीम वर्क करना है। तो टीम वर्क क्या कहती है कि आप सभी लोग उसका जो काम बचा है उसे आपस में बांट लें। तो यहाँ पर खुद से इनिशिएटिव लेते हुए, इनिशिएटिव भी आया यहाँ पे, ए ने कहा कि कोई बात नहीं, डी का जो 1 पेज है मेरी स्पीड फास्ट है, मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ। और थर्ड डे पे उन्होंने क्या किया, मैम को अपना पूरा 10 पेजेस का असाइनमेंट सबमिट किया और उस ग्रुप को बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मैम की तरफ से मिला। तो यहाँ पे इन बच्चों ने क्या किया, यहाँ पे इन बच्चों ने टीम वर्क दिखाया, यूनिटी दिखाई, म्यूचुअल ट्रस्ट दिखाया कि कोई बात नहीं डी, आप घर पे आराम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हुआ एक बार कि किसी एक सुपीरियर ने अपनी एक टीम को, और यानी कि एक ग्रुप को, और उस ग्रुप में 10 लोग थे। कितने लोग थे बेटा? 10 लोग थे। 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 लोग हैं। ABCDEFGHIJ, ठीक है। तो ये 10 लोग किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में थे। इनको टारगेट मिला है 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का। इनको क्या टारगेट मिला है? 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का इनको टारगेट मिला है। तो सभी लोगों ने आपस में क्या किया, वही 10-10 यूनिट इन्होंने डिवाइड कर ली, 10 यूनिट्स ईच इन लोगों ने डिवाइड कर लिया। अब क्या हुआ कि एक लोग काम कर ही रहे थे कि अचानक से जी जो है वो सिक हो गया, मतलब वो बीमार हो गया, और अब तक उसने 6 यूनिट बना ली थी, ठीक है। अब तक उसने क्या कर लिया था बेटा? उसने 6 यूनिट जो हैं वो बना लिए। अब अगर ये 100 यूनिट्स का उनको टारगेट अचीव करना है, अगर 100 यूनिट्स का ये टारगेट जो है ये अचीव करना है, तो उसकी जो बची हुई 4 यूनिट है, क्या उसको पूरा करे बिना इनका टारगेट अचीव हो जाएगा? नहीं। तो ये लोगों को क्या करना है कि वो जो 4 यूनिट है वो लोग आपस में बांट ले और जो 100 यूनिट्स का टारगेट है उसे अचीव कर ले। तो एस्पिरिट डिकॉप्स ये कहता है कि ये नहीं कहना कि मैंने किया है, ये कहना है कि हमने किया है, हमारा टारगेट है। ये नहीं कहना
कोई भी इसमें से ई आगे खड़ा हो गया, ये कह दे कि मेरी तो 10 यूनिट का टारगेट हो गया, मेरी 10 यूनिट। यहाँ पे मेरा तेरा नहीं करना, यहाँ पे हमारा करना है कि हमारा टारगेट अचीव हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये दोनों ही एग्जाम्पल में मैंने आपको एस्पिरिट डिकॉप्स समझाया कि एस्पिरिट डिकॉप्स क्या होता है, जरा देख लो एक बार। अकॉर्डिंग टू द फ्योल, मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी। टीम स्पिरिट, ये कीवर्ड्स हो गए, यूनिटी और हार्मनी। ठीक है, और हार्मनी अमंग द एम्प्लॉइज टू रियलाइज द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हमें क्या अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी। मैनेजर को क्या करना है, रिप्लेस करना है आई को किसके साथ, वी के साथ। भाई ये मत करो कि मैं कर रहा हूं, मैनेजर भी कल को ये ना कहे कि मैंने कर दिया है, भाई हमने किया है ये। ठीक है, विद ऑल इज कॉन्वर्जेशन विद द वर्कर्स, कि जब भी वो कॉन्वर्जेशन कर रहे होंगे वर्कर के साथ तो ये नहीं कहेगा हम करेंगे, हम करेंगे, यही कहना है। जैसे कि जब आप 100 में से 100 लेकर आएंगे तो ऐसे मत कह देना कि मैं लेकर आया हूं, ऐसे कह देना कि हम लेकर आए हैं। ठीक है ना, आप और हम लोगों ने दोनों ने मेहनत करी पूरे साल और आपके 100 में से 100 आ गए, है ना। सो दिस विल गिव राइज टू अ स्पिरिट ऑफ, फिर से कीवर्ड अंडरलाइन करना है, स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी कि एक भावना आएगी म्यूचुअल ट्रस्ट की, एक दूसरे पे विश्वास है। मैं आप पर विश्वास कर रही हूँ कि आप मेरी कही हुई सारी बातों को मान रहे हैं और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं घर बैठ के। आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं कि हाँ मैम जो कह रही हैं कि वो 100 में से 100 में दिलवाएंगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम भी मैम पे ट्रस्ट करते हुए उनके हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो ये हम लोगों के बीच का क्या है बेटा, म्यूचुअल ट्रस्ट है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे साल में, तो हम लोगों के बीच में एक अपनापन आने लग जाएगा। आप लोग मुझे अपना समझेंगे, मैं आपको अपना समझूंगी, अमंग द टीम मेंबर्स। तो टीम मेंबर्स, और मैं तो अभी से आपको अपना समझती हूँ, पहली क्लास से ही मैंने आपको बच्चे बच्चे बोलती हूँ तो बच्चा मानती हूँ, तो अपनापन तो यहाँ पर है ही। ठीक है बेटा, सो दिस गिव राइज टू द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग द टीम मेंबर्स। तो उनके बीच में क्या होगा, आपसी प्यार बढ़ेगा, एक बिलोंगिंगनेस, अपनेपन का एहसास आएगा और एक दूसरे पे विश्वास करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये। आगे चलते हैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स की तरफ। तो बेटा पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं इसके, एक डेवलप होगी आपकी टीम स्पिरिट, मतलब एक टीम में रहकर लोग काम करना सीखेंगे, ग्रुप गोल्स अचीव हो जाएंगे, टीम गोल जो है वो भी अचीव हो जाएंगे। सॉरी, इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन क्या है कि टीम गोल अचीव नहीं होंगे, कोई टीम स्पिरिट नहीं होगा, ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगा इंडिविजुअलिज्म पे, यानी कि वही अलग अलग रहने की जो आदतें हैं वो इन लोगों की बढ़ जाएंगी। समझ आया यहाँ तक। तो बेटा 14 के 14 प्रिंसिपल्स हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। फ्योल साहब के बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, बहुत इजी भी हैं और बहुत अच्छे भी हैं, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई भी होंगी। तो अब जब आपने 14 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए ना, तो आपको कहीं ना कहीं इसको ऑब्जर्व करना चाहिए अपने आसपास कि डिवीजन ऑफ वर्क कहता है कि काम को बांटना है अकॉर्डिंग टू द स्किल्स, ताकि आपको स्पेशलाइजेशन मिले, एफिशिएंसी मिले, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए ताकि मिसयूज ना हो, या ऐसा ना हो जाए कि एम्प्लॉय काम नहीं कर पा रहा, तो उसके पीछे बैलेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो जितने भी हम लोगों ने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, आपको क्या होना चाहिए, सबके बारे में एक जो होता है ना क्रक्स, हर एक टॉपिक का एक क्रक्स होता है, वो जो इसको एक ही लाइन में डिफाइन कर देता है, तो वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई भी पूछ रहा है उस प्रिंसिपल के बारे में तो आप वो चीज़ उसको एक्सप्लेन कर सको। ठीक है बेटा, सो आई होप कि 14 के 14 प्रिंसिपल्स आप सभी लोगों को क्लियर होंगे, और रूल आप सभी लोगों को पता ही है कि क्या करना होता है, थम्स अप करना होता है। जैसे ही मैं किसी भी एक प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करती हूँ, आपको थम्स अप करना है कि यस मैम ये हमें क्लियर है। ठीक है, समझ आ गया। चलो, वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना, मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि कौन से मिनट में आपको ये वीडियो पोर्शन दिखाई दे रहा है। इससे मुझे पता लगेगा कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा कि नहीं। आपके कमेंट का मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे प्रिंसिपल्स की तरफ, जिसे हमें दिया है फेडरिक विंस्लो टेलर ने। तो देख लीजिए, ये है हमारे FW टेलर, और ये दिख रहे हैं हेनरी फ्योल से भी ज़्यादा स्मार्ट है। तो इन्होंने भी हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए, और एक बात मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूँगी कि ये साइंटिस्ट थे, है ना। साइंटिस्ट होकर कॉमर्स के प्रिंसिपल दे दिए इन्होंने, और अपने साइंटिफिक तरीके से। तो इसीलिए इनके प्रिंसिपल्स को भी बोला जाता है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो अब यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी साइंस भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने हमें जो प्रिंसिपल दिए हैं वो थोड़े से साइंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो बेटा इनकी भी थोड़ी सी बायोग्राफी हम लोग देख लेते हैं। अगर इनके लाइफ टाइम की बात करूँ तो ये कब आए और कब गए इस दुनिया से, तो 1856 से लेकर 1915 तक इनका जो लाइफ स्पैन है वो रहा है। प्रोफेशनली ही वॉज द अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर।
अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो कि फ्योल साहब जी क्या थे, वो भी एक इंजीनियर थे, बट वो कौन से वाले इंजीनियर थे। ये तो मैकेनिकल इंजीनियर है, वो कौन से इंजीनियर थे ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। कंट्रीब्यूशन इनका क्या रहा है, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं और कुछ हमें टेक्निक्स भी दिए हैं। अब साइंटिस्ट साहब हैं तो कम काम तो कराएंगे ही नहीं, तो इन्होंने प्रिंसिपल्स भी दे डाले और कुछ टेक्निक्स भी दे दी, ठीक है। और इन्हें बोला जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्हें क्या बोला जाता है, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और अब ये भी बता दो कि फ्योल साहब को क्या बोला जाता है, वो किसके फादर हैं, कौन से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के फादर है वो, ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। देखती हूँ कितनी नॉलेज है आपको, कितना याद है आपको, है ना। चलो बेटा, अब बारी आती है डेफिनेशन की कि साइंटिफिक मैनेजमेंट से मतलब क्या है। बेटा साइंटिफिक मैनेजमेंट से ये मतलब है कि आज मैं आप लोगों को यहाँ पर बिजनेस स्टडीज पढ़ाने के लिए आपके सामने खड़ी हुई हूँ, ठीक है। पहले अगर मैं चाहती हूँ कि आपके 100 में से 100 आए, तो उसके लिए आप क्या वर्क करेंगे, उससे भी पहले मुझे पता होना चाहिए ना कि मैं आपसे क्या कराना चाहती हूँ। अगर मेरे ही माइंड में ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा तो मैं आपसे कैसे इस चीज को एक्सपेक्ट कर पाऊंगी। मुझे पता ही नहीं है कि मुझे आपसे क्या कराना है, कितने मार्क्स आपको दिलवाने हैं और वो मार्क्स कैसे दिलवाए जाएंगे। अगर मुझे ही ये चीज क्लियर नहीं होगी, मैं ही एक हिट एंड ट्रायल मेथड के बेसिस पे काम कर रही हूँ, जैसा मुझको समझ में आता है वैसे ही रोज आके कर देती हूँ, तो काम नहीं चलने वाला। जब हम चीजों को साइंटिफिकली सोचते हैं, साइंटिफिकली का मतलब होता है बेटा सिस्टमैटिकली, तो सिस्टमैटिकली सोचने का मतलब ही यही होता है कि सबसे पहले तो तुम ये जानो कि तुम अपने यहाँ पे लोगों से क्या काम कराना चाहते हो, तुम एज अ टीचर अपने स्टूडेंट से क्या काम कराना चाहते हो। अगर आपके सामने एक टारगेट है कि आपको उनको 100 में से 100 दिलवाने हैं, तो वो 100 में से 100 दिलवाने के लिए तुम्हें क्या करवाना है उनसे, पहले तुम्हारे माइंड में तो क्लियर हो ये पिक्चर, तभी तो तुम उनसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो उस काम को करें, ठीक है। चलो ठीक है, तुमने ये सोच लिया कि तुम्हें उससे क्या करवाना है। अब ये तो देखो कि क्या वो उसको अपनी बेस्ट एबिलिटीज के साथ कर रहे हैं, क्या वो काम जैसा तुमने सोचा था और तुम्हें पता है उनका पोटेंशियल, तो क्या वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ उस काम को कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे तो तुम्हें कैसे उस फुल पोटेंशियल को रियलाइज कराना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए बच्चे बीच बीच में हम लोग क्वेश्चन सीरीज लाते हैं, टेस्ट वगैरह होंगे, जिससे आप पता चलता है कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या जैसा हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे आप वैसा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसलिए बीच बीच में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ कि कमेंट में लिखा करो। अब आप कमेंट में लिखोगे मुझे तभी तो पता चलेगा ना कि आप कहाँ तक पहुंचे हो, कितना पढ़ रहे हो, ठीक है। तो करा करो कमेंट। तो बेटा देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन में हमें टेलर साहब ने यही समझाया, टेलर नहीं है भाई, वो दर्जी नहीं है, साइंटिस्ट थे साइंटिस्ट। अब क्या करें, उनकी सिर्फ कास्ट ही टेलर थी, ठीक है। सो नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू, यहाँ पर मेंशन का मतलब क्या है, द ह्यूमन रिसोर्स, कि आपके यहाँ पे जितने सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, आप पहले ये तो देखो, ये जानो कि आप क्या चाहते हो उनसे कराना, एंड सीइंग, और उसके बाद सिर्फ देख लेने से कुछ नहीं होगा, ये जान लेने से काम नहीं चलता है, सीइंग देखना भी है, दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे, कि वो उस काम को अपने बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे हो और कम से कम कॉस्ट पर कर रहे हो। यानी कि आपको पहले ये जानना है कि आपको अपने यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज से क्या काम कराना है, ये जानने के बाद ये देखना है कि क्या वो उस काम को अपने बेस्ट तरीके से कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हो जिससे कॉस्ट कम से कम आ रही हो, यानी कि यहाँ पर वो एफिशिएंसी को भी डिमांड करते हैं, ठीक है बेटा। एफिशिएंसी की डिमांड ये टेलर साहब भी करते हैं। मीनिंग क्लियर हो गया, चलो आगे चलते हैं। अब इन्होंने जो हमें प्रिंसिपल दिए, अब उसके लिए हमें क्या याद रखना होगा, इनके जो प्रिंसिपल हैं उनके लिए हमें क्या याद रखना है, साइंस का डेवलपमेंट होगा कॉपरेशन और हार्मनी से, है ना। साइंस को ये प्रमोट कर रहे थे ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हमें इसके लिए एक्रोनिम क्या याद रखनी है, साइंस का डेवलपमेंट होगा कॉपरेशन और हार्मनी से, ठीक है बेटा। और इसी के साथ साथ सब लोग मुझे एक्रोनिम बताएंगे फ्योल के प्रिंसिपल की भी, ठीक। दोनों देखते हैं कि आपको दोनों याद रहती है या नहीं रहती है। तो बेटा सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है इनका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। क्या है पहला प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा प्रिंसिपल है इनका डेवलपमेंट ऑफ each and every person to his and her greater efficiency
एंड प्रोस्पैरिटी। थोड़ा सा इसका नाम बड़ा है बेटा, ठीक है, पढ़ेंगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पैरिटी। उसके बाद थर्ड वन इज कॉपरेशन, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये इनका तीसरा प्रिंसिपल है। फोर्थ प्रिंसिपल है, मैं यहां लिख रही हूं, हार्मनी, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है बेटा, क्या है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो इस तरीके से साइंस का डेवलपमेंट होगा कॉपरेशन और हार्मनी से। तो ये आपको वर्ड मिल रहे होंगे, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पैरिटी, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। समझ गए चारों प्रिंसिपल के नाम? चलो अब वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। थोड़े से फ्योल साहब से, जो टेलर साहब के प्रिंसिपल है, उनकी लैंग्वेज आपको थोड़ी सी लगेगी, बट मैं आपको लाइन टू लाइन समझाऊंगी। मेरा वही मकसद है कि मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन समझाऊं, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आपको नहीं आती हो। बहुत कम लोग हैं जो एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ाते हैं एक एक वर्ड के साथ। तो मेरा पॉइंट तो यही है कि मैं आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा दूं ताकि आपको एग्जाम में किसी तरीके की दिक्कत ना आए। मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगी और एनसीईआरटी की हर एक चीज़ भी समझाऊंगी, ठीक है। चलो देखो, अब टेलर कहते थे कि ये साइंस है, साइंस रूल ऑफ थंब नहीं है। अब रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है? कहते हैं ना, एक तरीके से अपने हिसाब से काम करना। वो कहते थे टेलर जी कि आप जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो ना, तो अपने हिसाब से काम नहीं करोगे, आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा करते हो। वही वाली बात कि आप एक डिसीजन लेना चाहते हो, आपने कॉइन उछाला, हेड आया तो ये करेंगे, टेल आया तो ये करेंगे, ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन में काम ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है। अब वो ये कहते हैं कि जैसे घर में सपोज करो एक सब्जी बनानी है, ठीक है, जो हमारी मम्मियाँ होती है ना, वो इस प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती हैं। उन्हें पता होता है कि क्या टाइम पीरियड है, सपोज कोई गेस्ट आने वाले हैं, अगले 1 घंटे में कोई गेस्ट आने वाला है, तो अब वो कैसे इस चीज़ का डिसीजन लेती हैं? वो उस सब्जी का सिलेक्शन करेंगी जो आधे घंटे में बन जाए, क्योंकि 1 घंटे में अगर गेस्ट आने वाले हैं तो सब अरेंजमेंट उन्हें करना होगा। तो आधे घंटे में कोई सब्जी बन जाए, ये उनको सिलेक्ट करना होगा, बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करेंगी। प्लस किस चीज़ें बनानी है, क्योंकि देखो सब्जी बनानी है, बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ कुकर में बनती है और कुछ ऐसी सब्जियां होती है जो कढ़ाई में बनती हैं, कुछ ऐसी हो सकती हैं कि किसी में बन सकती हैं, बस टाइम पीरियड का फ़र्क होता है कि कई बार कढ़ाई में बनने में ज़्यादा टाइम लगता है, कुकर में जल्दी बन जाती हैं। तो उनको ये भी डिसीजन लेना है कि कौन सा मैथड यूज़ करना है, तो जो भी बेस्ट चीज़ होगी वो उसका इस्तेमाल करेंगी, है ना। तो टेलर साहब ने बिल्कुल यही बोला कि बेटा किसी भी काम को करने के तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं। आप एक मैथ्स के सम भी करते हो, मैथ्स के सम भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, है ना। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन सॉल्व करने के भी एलिमिनेशन मेथड भी होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता है। तो काम करने का तरीके तो बहुत सारे होते हैं, हमें कौन सा मेथड ढूंढना होगा, हमें कौन सा रास्ता ढूंढना है। किसी भी एक जगह पर जाने के भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं ना, बट हम लोग हमेशा क्या सोचते हैं कि भैया शॉर्टकट ढूंढेंगे, बेस्ट हम देखेंगे कि कौन सा रास्ता सबसे सही है, हम उधर जाएंगे, है ना। और हमेशा हम ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जो हमें जल्दी पहुंचा दे। अब कई बार जल्दी के चक्कर में गड़बड़ भी हो सकती है। तो टेलर जी ने यही बोला कि किसी भी काम को करने के मेथड तो बहुत सारे हैं, बट हमें उस बेस्ट मेथड का सिलेक्शन करना होगा जो हमारी टाइम, मनी, एफर्ट्स सबको सेव कर दे, यानी कि हमारा पैसा भी बचे, हमारा समय भी बचे और हमारे एफर्ट्स भी बच जाएं। ये करना है, ऐसी स्टडी होनी चाहिए हमारी। तो देखो बेटा, टेलर बिलीव दैट, यहां से आपने अंडरलाइन करना है क्योंकि की लाइन है। टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। अगर तुम्हें एफिशिएंसी चाहिए तो मेथड तो एक ही बेस्ट होता है, ठीक है। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड, और इस मेथड को आप डेवलप कैसे कर सकते हो? साइंटिफिक स्टडी करके, एनालाइज करके, अपनी जॉब के हर एक एलिमेंट का, कि आप जो भी काम करते हो उसको डीपली स्टडी करो। आपको जिस भी चीज के रिगार्डिंग डिसीजन लेना है, जैसे कि तुम कोई एक मोबाइल अगर खरीदने जा रहे हो या कोई एक कार खरीदने जा रहे हो, तो कितनी रिसर्च करते हो ना, कितनी रिसर्च करते हो कि कौन सी कंपनी की खरीदनी है, कौन सा रिटेल आउटलेट है जो ज़्यादा आपको बेनिफिट्स दे रहा है, मतलब कई बार वो उनके स्कीम्स वगैरह भी चल रही होती हैं, तो आप पूरा एनालाइज करते हो तब जाके वो डिसीजन लेते हो ना। तो टेलर ने भी यही बोला कि हर एक एलिमेंट को, और आप जब ऐसे कार खरीदना या घर खरीदने जैसे डिसीजन लेते हो तो आप हर एक चीज को बारीकी से सोचते समझते हो, क्योंकि आपका बहुत बड़ा पैसा है जो उसके अंदर लग रहा है। तो टेलर ने यही बोला ना कि इस मेथड को साइंटिफिक स्टडी और एनालिसिस से आप डेवलप कर सकते हो, एंड दिस मेथड सो डेवलप्ड
शुड सब्स्टिट्यूट द रूल ऑफ थंब। और अगर इस तरीके से काम करोगे ना तो लोगों की ये जो टेंडेंसी है ना ऑर्गेनाइजेशन में कि ठीक है रूल ऑफ थंब, अरे थम्स अप किया तो ये करेंगे और थंब डाउन किया तो ये हो जाएगा, नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। आपका पर्सनल इंटरेस्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चल सकता कि आपको ठीक लग रहा है इसलिए आप इस काम को कर रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। पर्सनल आपका जो बायसनेस है या पर्सनल आपका जो डिस्क्रिएशन है वो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चल सकता, ठीक। और अगर आप इस तरीके से काम को करते हो तो उससे क्या होगा बेटा, दिस कैन रिजल्ट इन ट्रिमेंडस सेविंग ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, टाइम एंड मटेरियल। और अगर बेस्ट तरीके से काम को करोगे तो आपके एफर्ट्स भी सेव होंगे, टाइम भी सेव होंगे और आपका मटेरियल भी सेव होगा, ठीक है जी। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी लाइन उन्होंने बोली जिसको मैं बहुत ही मोटिवेशनल तरीके से यहाँ पर समझती हूँ। और वो मोटिवेशनल तरीका क्या है बेटा, कि जितना गहरा तुम्हारा संघर्ष होगा, जितना गहरा तुम्हारा संघर्ष होगा उतनी ही तुम्हारी सफलता का शोर होगा। जितना गहरा तुम्हारा आज का संघर्ष होगा उतना ही तुम्हारी सफलता का शोर होगा। कि आज तुम्हें बहुत मेहनत लग रही है, बहुत सारे बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है एक एक घंटे का लेक्चर देखने में, लेकिन जब आप अपना फेब्रुअरी मार्च में एग्जाम देकर आओगे ना, हर उस बच्चे को उस टाइम पे बहुत खुशी होगी क्योंकि उसका जो पेपर जाएगा ना वो बहुत बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि उसने आज मेहनत करी है जिसका रिजल्ट उसे जरूर मिलेगा वहां पे। तो टेलर जी ने बिल्कुल ये बात बोली, द मोर सोफिस्टिकेटेड द प्रोसेस द ग्रेटर वुड बी द सेविंग या ग्रेटर वुड बी द रिटर्न। कि आज जो चीज तुम्हें सोफिस्टिकेटेड लग रही है, तुम्हें आज बहुत चीज डिफिकल्ट लग रही है कि नहीं यार ये तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, कोई बात नहीं, शॉर्टकट्स हमेशा अच्छे नहीं होते। शॉर्टकट से आप बहुत जल्दी आगे पहुंच तो जाते हो बट कहीं ना कहीं फिर से तुम्हें वहां से वापस भी आना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस हो सकती है बट उससे सेविंग भी बहुत ज्यादा होती है। तो इसका एग्जांपल इंटरनेट से भी लिया गया कि जब इंटरनेट हमारा आया तो इंटरनेट को डेवलप करना इतना आसान नहीं था, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है इंटरनेट से रिलेटेड भी। बट आज इंटरनेट हमें कितने सारे फायदे दे रहा है, ये आज हम सभी लोगों के सामने है। ठीक है बेटा, समझ आ गया पहला प्रिंसिपल, वेरी गुड, समझ आ गया है तो तुम बहुत बढ़िया जा रहे हो। नेक्स्ट, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या कहता है कि भाई मिलजुल कर रहो ना, बातों के बीच में एग्रीमेंट दिखाओ ना, हमारा साथ दो। नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब डिसएग्रीमेंट मत रहो, हम हाँ कहें तो तुम ना कहो, हम ना कहते हैं तो तुम हाँ कहते हो, ऐसा नहीं करना है। अब इसके लिए उन्होंने बोला कि सपोज करो किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है, ठीक, और वहीं पर दूसरी तरफ उसके वर्कर्स हैं। तो मैनेजमेंट कहती है कि देखो भाई एक काम करो, 1 घंटे के हमसे तुम 300 रुपए ले लो, ठीक है, 1 घंटे के 300 रुपए ले लो। अब यहाँ पर हमने आपसे 1 घंटे के 300 रुपए की बात करी, आप कहते जी नहीं 300 नहीं लेंगे, हम यहाँ पर आपसे 400 लेंगे। पर अगर वहीं पे आप उनकी इस बात को मान जाते हो तो आप हार्मनी में हो, डिस्कॉर्ड नहीं करें, मतलब डिसएग्रीमेंट नहीं शो करना। आपके पेरेंट्स ने कहा कि चलो बेटा ऐसा करो, आप हम लोग आज इस बार समर वेकेशन में इधर वाली ट्रिप पे नहीं जाते हैं, मतलब ये उत्तराखंड वगैरह नहीं जाते हैं, इस बार हम आप लोगों को जयपुर की साइड ले जाते हैं। अब आपको नहीं जाना कि भैया इतनी गर्मी में जयपुर कौन जाएगा, है ना। अब आपने क्या कर दिया, एक डिसएग्रीमेंट शो कर दिया। अब क्या होता है कि जब ऐसे डिसएग्रीमेंट आते हैं दो लोगों के बीच में तो उससे क्या होता है, डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं और ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको फर्क पड़ता है उस चीज से, है ना। तो टेलर जी ने यहाँ पर यही बात बोली कि ये एक कंप्लीट हार्मनी के साथ काम करना होगा आपको। यहाँ पे मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों का आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों को आपस में इस चीज को समझना है कि देखो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। मैं आपके स्कूल की बात करूं, क्या कोई स्कूल सिर्फ एक प्रिंसिपल या उसके पूरे मैनेजमेंट से चल सकता है? पूरा मैनेजमेंट है उसके पास उसका, बट स्कूल में बच्चे नहीं है, स्कूल में बच्चे नहीं है, क्या वजूद रह गया फिर उस स्कूल का? आप जिस चीज को, जिन लोगों के लिए आपने वो स्कूल खोला है अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, उस स्कूल में बच्चे ही नहीं है या पढ़ाने के लिए टीचर्स ही नहीं है, तो क्या वो मैनेजमेंट कर लेगा सारे काम खुद से? नहीं कर सकता ना। वहीं पर मैं कहूँ टीचर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, बट कमांड देने के लिए, एडमिन को मैनेज करने के लिए कोई मैनेजमेंट नहीं है। तो क्या वर्कर से काम चल जाएगा? क्या सिर्फ बच्चों या फिर टीचर से काम चल जाएगा? नहीं चल सकता। दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे की जरूरत है। तो दोनों को ये रियलाइज करना है कि बच्चे हम लोगों को आपकी जरूरत है, तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो ये चीज हम दोनों को रियलाइज करनी है। तो ये इसी चीज के ऊपर फोकस किया टेलर जी ने, दैट मैनेजमेंट शुड शेयर,
मैनेजमेंट शुड शेयर्स द गेन ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स। कि अब ऐसे में आप कैसे उनको अपनी तरफ लेकर आ सकते हो कि देखो आपको कभी अगर ऐसा हुआ, आप अपने वर्कर को चलो सैलरी वेजेस तो देते ही हो, बट आपको कभी ऐसा लगा कि आपके वर्कर की मेहनत की वजह से आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो गए, तो भाई उस प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा अपने वर्कर्स को दे दो ना। कभी उनको पार्टी कर दो उनके लिए, कहीं उन्हें घुमाने के लिए ले जाओ, ऐसा कुछ काम कर लो ताकि वो भी खुश हो जाए। या कभी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उन्हें एज अ बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो भाई देखो वो भी खुश हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर देखो यही बात बोली गई दैट मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स। उसे अपने पॉकेट में मत डालो सारा का सारा, खुशियां आए, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, बांटो उसको लोगों के साथ। बट एट द सेम टाइम अब से मैनेजमेंट की थोड़ी ना जिम्मेदारी है, ट्रेड यूनियन विल नॉट थिंक ऑफ गोइंग ऑन स्ट्राइक। अब उसके अलावा देखो तुम्हें भी ये चीज समझनी है, अब अगर वो तुम्हारे साथ अपने गेन्स शेयर कर रहे हैं तो तुम भी नहीं हर बात पे लॉकआउट्स कर दो, फैक्ट्रियों पे ताला लगा के धरने देके बैठ जाओ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हम काम नहीं करेंगे, और तुम बैठ गए वहां पे अनशन पे बैठ गए हो, तो ये भी तो गलत है ना। तुम भी तो कंपनी को अपना मानो, तुम भी तो उनके साथ अग्री हो किसी बात पे। ऐसे रोज रोज लड़ाई झगड़ा करोगे तो काम तो नहीं चलने वाला। कोई एक घर है, घर में दो अलग अलग मेंटालिटी के दो लोग रहते हैं, तो उन दोनों में भी जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा, जब तक अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्डअप नहीं होगा, तब तक वो रिलेशनशिप नहीं चल सकता ना। रिलेशनशिप्स कैसे चलते हैं तो तुम लोगों से अच्छा और कौन जान सकता है आज के टाइम पे, है ना। तो ये रिलेशनशिप बिल्डअप कब होता है, जब दोनों एक दूसरे की बात को समझते हैं, दोनों एक दूसरे की बात पे एग्रीमेंट लेकर आते हैं, यानी कि अग्री करते हैं। तो यहाँ पर दोनों का ही पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, दोनों को ही समझना है, जिम्मेदारी दोनों की बनती है, ठीक। अब यहाँ पे उससे बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जिसको आपको ध्यान रखना है। इसको अचीव करने के लिए वो लेकर आए मेंटल रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, उन्होंने कहा कि हमें मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों के साथ मेंटल रिवॉल्यूशन चाहिए। मतलब मेंटल रिवॉल्यूशन इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द एटीट्यूड, प्लीज ये इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करिएगा। A change in the attitude in the workers and the management towards one another from the competition to cooperation. Mental revolution ने ये बोला कि सबको ना, दोनों को ही अपने एटीट्यूड में चेंज लेकर आना होगा। वर्कर और मैनेजमेंट दोनों को अपने एटीट्यूड में चेंज लेकर आना होगा एक दूसरे के लिए। एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करना, तो मेरी कोई लड़ाई नहीं है कि मैं आगे और वो आगे। कॉपरेट करो एक दूसरे को, दोनों ये रियलाइज करो कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता है। तो ये चीज तुम्हें रियलाइज करनी है, ठीक है। समझ आ गई ये बात। तो इसके अंदर हमने आपको क्या समझाया कि वर्कर्स को स्ट्राइक्स वगैरह पे नहीं जाना, और यहाँ पर हमारे मैनेजमेंट को सारा का सारा प्रॉफिट खुद नहीं खाना, पर दोनों के तरफ से क्या करना है, एटीट्यूड को चेंज करना है। हम मिलकर काम करेंगे, इस चीज के ऊपर फोकस करना है, जिससे कि यहाँ पर क्या मेंटेन होगा ऑर्गेनाइजेशन में, पीस। ये भी लिखना है आपको, पीस क्यों लिखना है उसका भी पता चल जाएगा। पीस, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट, शांति बनाए रखने के लिए एक दूसरे पे विश्वास रखो, एक दूसरे की इज्जत करो, ठीक। ये बोलता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है जी। चलिए तीनों वर्ड जरूर नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब यहां पर आता है प्रिंसिपल कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेट करो, अपने आप को अलग मत समझो, इंडिविजुअलिज्म शो नहीं करना, खुद को अलग नहीं बनाना है, खुद को अलग नहीं लेकर जाना है ऑर्गेनाइजेशन से कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक तरफ खड़ी है और तुम अकेले एक तरफ खड़े हो। हाँ, कोई एक ऐसा मैटर है जो जहां पर तुम सही के साथ खड़े हो, वो एक अलग बात है। अगर आप कोई एक मैटर है, कोई इशू चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर सब लोग गलत हैं बट तुम अकेले सही हो, तो तुम अकेले खड़े हो तो वो सही है। सही के साथ देने के लिए अकेले खड़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने आप को ज्यादा सुपीरियर दिखाने के चक्कर में तुम अपने आप को अलग थलग लेकर चल रहे हो, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। कॉपरेट करो यार, टीम में रहकर काम करो, एक साथ मिलकर काम करो, ठीक है। तो अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो कुछ ऐसा सही लग रहा है जैसा हमने जस्ट अभी पीछे पढ़ा हार्मनी, इसीलिए मैंने बोला था कि वो वर्ड्स लिख लो। अब मैं आपको डिफरेंस मैं बताऊंगी आपको कि डिफरेंस क्या है, क्योंकि जब ये केस स्टडी में आता है ना तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हार्मनी और कॉपरेशन इन दोनों वाले प्रिंसिपल में होती है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब और लास्ट वाला इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है, बट इन दोनों में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और गलत लिख कर आता है। तो मैं आपको डिटेल में वही बारीकी से बता रही हूँ कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है, ठीक। तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के अंदर क्या है बेटा कि ये प्रिंसिपल पहली बात तो एक्सटेंशन है द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब एक्सटेंशन है का मतलब क्या है कि पहले हार्मनी आएगी तब कॉपरेशन आएगा।
पहले आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करोगे, एक रिलेशनशिप बिल्डअप करोगे, एक पीस यानी कि शांति का माहौल होगा, एक मेंटल रिवोल्यूशन आएगा, तब तो कॉपरेशन की बात आएगी ना। अगर आप लोगों का आपसी रिलेशनशिप ही सही नहीं है तो आप क्या किसी चीज के लिए एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे क्या? दोनों मुंह फुला के इधर उधर घूम रहे हो, तो जब दोनों मुंह फुला के एक दूसरे की तरफ घूमोगे तो घर का जो भी काम करना होगा एक साथ, एक दूसरे को कैसे कॉपरेट करोगे उस चीज के बीच में? कहीं घूमने के लिए जाना है, मुंह फुला के कैसे घूमने जाओगे एक साथ? तो कॉपरेशन कब आएगा? जब हार्मनी आएगी। तो इसलिए इसको बोला गया कि ये एक्सटेंशन है किसका? कॉपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म का। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? देयर शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ द इंडिविजुअलिज्म। खुद को अलग थलग लेकर नहीं चलना, एक साथ बैठना है, ठीक? और कैसे बैठना है? देयर शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क। भैया इक्वल डिवीजन करो वर्क के बीच में, किसी को ज्यादा काम किसी को कम काम ऐसे नहीं देना। एक टीम में जब हम लोग काम कर रहे हैं तो सबके साथ वही इक्वल बिहेवियर रखना है, इक्वालिटी होनी चाहिए, सबके बीच में जो काम है वो इक्वली बटे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के अकॉर्डिंग हो। वर्कर और मैनेजमेंट यानी कि सामने वाले को ये मत रियलाइज करो कि यार तुम छोटे हो हम बड़े हैं, ऐसा रियलाइजेशन नहीं होना चाहिए। सब अपने अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट होंगे, बट ये रियलाइजेशन नहीं होना चाहिए वो अपनी जॉब पोजीशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, आप अपनी जॉब पोजीशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, बट ऐसा रियलाइजेशन नहीं होना चाहिए कि यार हम सुपीरियर हैं तुम सबऑर्डिनेट हो, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब उसके बाद अगर ऐसा होता है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं कि वही, अगर आप रिवॉर्ड, अगर कोई सजेशन आता है आपके पास आपके किसी एम्प्लॉय की तरफ से, तो आपको उसको रिवॉर्ड देना है। अभी अभी हमने फ्योल साहब की में भी ये प्रिंसिपल पढ़ा ना, तो टेलर साहब भी इनिशिएटिव को प्रमोट करते हैं। वो भी यही कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए? इनिशिएटिव होना चाहिए। तो कॉपरेशन कैसे आएगा? जब इनिशिएटिव होगा कि एक वर्कर आता है आपके पास, एक सजेशन लेकर आता है, तो उसको एक्सेप्ट करो ना। आप बोलो उसको कि ठीक है आपने जो कहा हम आपकी बात को सुनेंगे समझेंगे। तो बेटा कॉपरेशन के अंदर हम टीम वर्क की बात करते हैं, हम कहते हैं मिलजुल के रहो, हमारे साथ कॉपरेट करो, जॉइंट एफर्ट्स हमारे साथ लेकर आओ। और ये जॉइंट एफर्ट्स, ये टीम वर्क कब होगा? जब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड अप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आया दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? पहले वाला बात करता है रिलेशनशिप बिल्डअप करने में कि आपसी रिश्ते सही करने हैं, पहले रिश्ता अच्छा बनाना है। जब रिश्ता अच्छा बनेगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो अच्छे से टीम में रहकर काम करना है, कॉपरेट करना है एक दूसरे को, और एक दूसरे को अलग नहीं समझना। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि दोनों में क्या डिफरेंस है? चलो आगे चलते हैं। अब आगे चलें, लास्ट हमारे टेलर जी का प्रिंसिपल और आज का लास्ट टॉपिक। और मैं क्लैपिंग करना चाहूंगी उन सभी बच्चों के लिए जो अब तक इस सेशन में बने हुए हैं और एंड तक समझ रहे हैं टॉपिक को अच्छे से, क्योंकि सच में जो बच्चे आज इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, आई प्रॉमिस यू बच्चों कि तुमको जरूर इसका रिजल्ट मिलेगा। तुम अपने एग्जामिनेशन हॉल से जब बाहर आओगे ना पेपर देके, तो तुम्हारे चेहरे पे एक बहुत प्यारी स्माइल होगी, दिमाग में कहीं ना कहीं काजोल मैम होंगी, और सच में तुम कह रही होगी कि थैंक यू मैम, आपने जो उस टाइम पे बात कही थी आज वो पूरी हुई। ठीक है बेटा, तो आप लोगों के लिए भी बिग थैंक्स कि आप लोग बहुत अच्छे से मेरे साथ यहाँ पर अभी तक बने हुए हो। ठीक, चलो देखो लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अब टेलर जी ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात समझाई। उन्होंने कहा चलो ठीक है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब हमने देख लिया कि साइंटिफिकली काम को करना चाहिए, ऐसे हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे काम को नहीं करना चाहिए। आपको हार्मनी लेकर आनी है, ये मिलजुल कर काम करना है, अग्रीमेंट शो करना है, डिसएग्रीमेंट नहीं करना, अच्छा रिलेशन बिल्डअप करना है, कॉपरेट करना है एक दूसरे के साथ, टीम बिल्डअप करनी है। बट ये सभी काम तब होंगे जब आप ये अच्छे से करोगे। क्या? किसी भी पर्सन का डेवलपमेंट या किसी भी पर्सन की प्रोस्पेरिटी कब होगी? जब आप अपने यहाँ पे लोगों को साइंटिफिकली सिलेक्ट करोगे। अगर आपके पराग सर ने आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ाने के लिए किसी ऐसे टीचर को यहाँ पे रखा होता जिसने एमए इन हिस्ट्री किया है, यानी कि जिसका स्पेशलाइजेशन हिस्ट्री में था, आज वो आपको यहाँ पे बिजनेस स्टडीज पढ़ाने के लिए अगर खड़ी हो जाती, मैं नहीं कहती कि वो नहीं पढ़ा सकती थी, बट क्या आपके साथ ये जस्टिस होता? क्या हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये जस्टिस होता? क्या वो आपको वो नॉलेज का लेवल, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बिल्डअप करा पाती जो आज आपकी काजल मैम आपके लिए कर रही हैं? बताइए, क्या ये सिलेक्शन सही था कि एक हिस्ट्री टीचर बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा है या एक बायोलॉजी टीचर बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा है? क्या ये सही है? नहीं।
तो टेलर जी ने यही बोला कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को आप सिलेक्ट करते हो ना, तो उनको साइंटिफिकली सिलेक्ट करो। साइंटिफिकली सिलेक्ट करने से उनका क्या मतलब था कि आप पहले देखो कि नेचर ऑफ जॉब क्या है, भैया आप उनसे क्या काम कराना चाहते हो, और उनके नेचर ऑफ जॉब्स के अकॉर्डिंग आप उनके स्किल्स को मैच करो। सपोज आपके यहाँ पर एक मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट खाली है, ठीक है, आपके यहाँ पर एक मार्केटिंग मैनेजर की जो पोस्ट है वो वैकेंट है, तो स्किल क्या होने चाहिए अगर आपको मार्केटिंग मैनेजर रखना है? वो बंदा होना चाहिए MBA इन मार्केटिंग, उसने मास्टर डिग्री ले रखी हो किसमें? मार्केटिंग की फील्ड में। समझ रहे हो इस बात को? वो MBA हो मार्केटिंग, ताकि उसके जो स्किल्स है उसकी जॉब के साथ अलाइन करे, यानी कि मैच करे। तो इसे बोलते हैं साइंटिफिकली सिलेक्ट करना। तो अगर आप साइंटिफिकली सिलेक्ट करोगे तो ये अपने काम में माहिर होगा, स्पेशलिस्ट होगा, अच्छे तरीके से काम करेगा। जब ये स्पेशलिस्ट होगा, स्पेशलाइजेशन के साथ काम करेगा बेटा, तो उससे क्या होगा? उससे कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ेगी। कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ेगी यानी कि कॉस्ट कम होगी, तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ने लग जाएगा। प्रॉफिट अपने आप बढ़ने लग जाएगा, तो जब प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो किसको फायदा होगा? ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। और ऑर्गेनाइजेशन का फायदा किसको फायदा देके जाएगा? एम्प्लॉय को। तो अगर आप चाहते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो, तो उसके लिए पहला स्टेप सही लो, अपने यहाँ पर एम्प्लॉयज को साइंटिफिकली सिलेक्ट करो। बस यही चीज हमारे टेलर साहब जी ने यहाँ पे बोली। दैट टेलर वाज ऑफ द व्यू दैट द कंसंट्रेशन ऑफ एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय पुटिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ये कहते हैं सही लोगों को सही जगह पर रखना, यानी कि ये कह रहे हैं कि जब आप स्टाफिंग करते हो ना, तो स्टाफिंग आपकी सही होनी चाहिए, एक सही व्यक्ति सही जगह पर काम करे। ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। वो कहते हैं आपको साइंटिफिकली लोगों को सिलेक्ट करना है। ये अंडरलाइन करेंगे, वर्क असाइन शुड सूट हिज एंड हर फिजिकल इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। भाई उसकी जो कैपेबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग आप उसको वर्क असाइन करो। एफिशिएंट एम्प्लॉयज विल प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर, क्योंकि एक अच्छा एम्प्लॉय, एफिशिएंट एम्प्लॉय ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो कमा कर भी तुम्हें ज्यादा ही देगा, जिसकी वजह से दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर बोथ द कंपनी एंड वर्कर, जिसका फायदा दोनों को ही होगा, दोनों ही फले फूलेंगे, दोनों का ही यश लाभ बढ़ने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपने अपने एम्प्लॉय को साइंटिफिकली सिलेक्ट किया होगा। चलिए बच्चों, बताइए जरा कि क्या आप लोगों को टेलर साहब जी के ये चारों प्रिंसिपल समझ आए या नहीं? क्या आपको ये समझ आया कि ये जो हमारे हैंडसम जी FW टेलर साहब हैं, क्या इन्होंने जो आपको 4 प्रिंसिपल दिए वो आपको समझ आए? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। बच्चा परेशान रहता है थोड़ा सा साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर, बट आज जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ समझाया, मुझे विश्वास है कि आपको समझ आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे जो हैं अब वो फैमिलियर हो चुके हैं बिजनेस लैंग्वेज के साथ, और वो सभी चीज़ों को अब समझ पा रहे होंगे। ठीक है बच्चे, सो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में हमारे टेलर साहब जी की आगे की टेक्निक्स के साथ। बट उससे भी पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर अब तक आप लोगों ने हमारा जो फ्री बैच है उसे ज्वाइन नहीं किया है, तो बेटा प्लीज़ जो फ्री बैच है उसको ज्वाइन कीजिए, डाउनलोड कीजिए हमारी RKG ऐप। पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ पर आपको मिलेंगे हमारी क्लास के नोट्स, कुछ टेस्ट, जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है वो सारी चीज़ें वो आपको वहाँ पर मिलेंगी। ठीक है बेटा, सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।